दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग। बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं। ये किस तरह से आए थे, उसकी बात करें। देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर और वक्त काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी जी। और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से। तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूं 2 मिनट जरा पूछ के कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा, भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, ये आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। अरे बाप रे। तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहां मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है। वाह। क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है, शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या सुंदर बात। तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा। मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बंबई की। बंबई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे कि बोले, क्या कमेंट्री की आपने, तो धड़कनें बढ़ा दी। और लोगों ने इतनी प्रशंसा की और आज भी लोग याद रखते हैं। देखो 1979 की बात है, तेज रफ्तार जमाना है जी, लोग कल की बात भूल जाते हैं। आज 46 साल पुरानी, 47 साल पुरानी बातें हैं। और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं जी। क्योंकि वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं, ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं जी। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता। क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है। उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं जी। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो।
साए तले अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, जुर्रत 100 बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर। हाँ नहीं, देखिए पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था। हाँ। अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 जी। मैं कमेंट्री कर रहा था। मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे हाँ हाँ। कि वो देख रहे थे कि 3 स्लिप, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा कवर, ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा। बिल्कुल। तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे। जी जी। तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी, तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है? तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी। जी जी। लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा। बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी, रणजी ट्रॉफी की। ओहो। और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन। हाँ। और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ। जी जी। 1982 की बात है और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफी वहां पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहां पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में और फतेह सिंह गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज उठी कि वो आ गई, वो आ गई। तो सबने कहा, भाई कौन आ गई? मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। तो मैंने कहा, भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई? तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहां पर आई और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ। तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां हैं। तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ। अरे बाप रे। तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि मौके पे चौका, विरोधी मौके पे चौका। आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहां पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं हैं। क्या बात है। यहां पर मुझे लगता है कि
ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। हमको भी तो दिखाना है कि विनिंग टीम लाना है। गप का देश क्रिकेट देश का गप, ओ यह गप का देश क्रिकेट देश का गप। टंगड़ी भी नहीं हिलाते हम, सिर्फ बक 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 और बक 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 बक। बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। कैसे बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। करना है हमें प्रैक्टिस, थोड़ा सा थोड़ा दिल। खेल 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 खेल, सबको वॉइस सुधर जाओ। आत्मा श्वास को ना शर्माओ, समाज का सोचो सबका हित, जन कल्याण में मन न लगाओ। रास्कल, नॉनसेंस, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। थोड़ा सा आप समझिए भी, क्रिकेट अपना दुनिया है अपने जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते जी, और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना। हाँ। आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए जी। तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं, और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि ये संतुलन, कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है ये, क्या बात? कि आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए। आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट, जो रोमांच है, वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है। बिल्कुल सही है। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं
नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूं, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे हैं, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है। उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाएं तो अच्छा होगा। नमस्कार, मैं सुशील दोशी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है। और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर
जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से, और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, 3 स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार, पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंपर, और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। गजब 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 से, इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे, और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया। बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। जी, अभी तो और बातें करेंगे। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देख
सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्लॉट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि वो एक कवि भी थे जी। तो उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था, लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो। जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द। तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में जब इंग्लैंड गया तो उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे। तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है। वाह। जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव्स थ्रू द कवर तो 4 रन्स, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू द कवर 4 रन्स, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है। क्या प्यारी तो बात। ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी जी। और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूं। कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है अच्छे इंसान होने का? यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको। क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या रहा है? नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है। देखिए, लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है। वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो जी। और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें, तो फिर जीवन असफल हो जाता है। लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका। तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं जी जी। जहां एक 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे। कुल मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं यहां से वहां तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है। बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए। सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी? नहीं, 2 बातें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया जी, मैं गया था। सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी, ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में। और मैं भूलता नहीं कि वहां पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में। उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियां आते थे कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा। ये बातें बड़ी फैल रही थी और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के। कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय। जी जी। तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं और मेरे तो होश उड़ गए। तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था तो उम्र में 29 साल का था। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड
of whatever you said, but whatever went into my ears was very sweet. वाह वाह तो ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिस्ट्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी, इंदौर के मुश्ताक अली साहब, और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे 1936 में, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया जी, पहला भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा है हिंदी की कमेंट्री करने के लिए। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना, जी जी, उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है। अद्भुत। तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बारिटोन, पतली आवाज, है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट से मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। वाह। तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं। तो ये तमाम चीजें, और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूं जी जी, कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था, हिंदी भाषा की। जी जी जी, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे और शाम का वक्त था। तो मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं, बिल्कुल, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। तो सुंदर, इतना अच्छा लगा। अखबारों में भी छपा कि इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है? जब आप साहित्य पढ़ते हो। जी जी जी, अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे, ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ,
तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे हैं आपके? नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है। तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है बिल्कुल, और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है। आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे। yes. आप वेस्ट इंडीज में देखें कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉमसन और लिली। इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे। जी जी जी। उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया को कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया। ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे। जी जी। वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को। जी जी। और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं? नहीं, विश्व क्रिकेट में जो एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं ऐसा। जैसा इयन चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई जी, लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा, लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर जी, बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना, वाह वाह, अगर वाह। किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल, कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे। जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहाँ थे और क्या? नहीं, उस समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही नहीं टिकटें, कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की वक्त भी, उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे जी। तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे, तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई। उस समय क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है। जी जी। बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है। रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना, जी। सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है, और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है। इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं। जी बिल्कुल। सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं, और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों दिखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाला मामला है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूँ जी। मेरा पहला लेख 1966 में छपा था। कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें। और सबसे
मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो। जी जी। तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से जी लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। वाह। तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम हैं, जी, फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं? हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है जी। ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता नहीं, पैसा तो रहता है, मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं जी। लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए। इससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खां समझें जी और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें। जी जी। आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायबल है, उसके बारे में बताइए। जीवन में देखिए उत्साह जी। और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं, यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में है तब तक आप जवान हैं। और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीजों के प्रति प्रशंसा का वही भाव और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफी स्फूर्तिवान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूं। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो। यहां गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे
आईना चमका रहा है फूल पर, ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं। देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दो, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है, क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी? नहीं, देखिए 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है, तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया, तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने जी। और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया जी। भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता को। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी। जी जी। महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव। जी। पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस। और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी। जी जी। उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो, उसको अब जीवन में और क्या चाहिए। वाह। देखिए, माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है। जी। आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में, जी, उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया। जी। सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की। आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कंपटीशन मुझे ही मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ना धर्म है, ना जात है, ना भेद है, ना प्रांत है, इस खेल में क्या बात है कि साथ भारत सारा, सोना चांदी का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा।
गिल्ली डंडा ये अपने इज्जत का झंडा ये, टेस्ट हो या वनडे, संडे हो या मंडे, ये करीब सबके दिल के, देखे नवा फकीर मिलके, इस खेल में क्या बात है, इस खेल में क्या बात है, कि साथ भारत सारा सोना चांदी का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा, कि साथ भारत सारा सोना चांदी का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा, वर्ल्ड कप हमारा, वर्ल्ड कप हमारा। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी। आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।